Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So students, today we'll start our new chapter of Geography, that is your chapter number 6, Manufacturing Industries. तो स्टूडेंट्स हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग? फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है. एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जैसे हमने कोई रॉ मटेरियल लिया, कॉटन ले लो या आपने शुगर केन ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो एज ए रॉ मटेरियल. हम लेते हैं कॉटन का एग्जाम्पल. कॉटन ली, उस कॉटन की हमने प्रोसेसिंग की, मतलब जो फैक्ट्रीज में रॉ कॉटन गई है उसकी प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिला, क्लॉथ और शर्ट मिली. तो कॉटन की प्रोसेसिंग के बाद वो क्या बन गई है, एक वैल्यूएबल गुड्स बन गई है. अगर कॉटन जितनी यूज हुई है, इफ इट्स कॉस्ट इज 100 रुपीज और उसकी प्रोसेसिंग के बाद आपकी जो क्लोथ की कॉस्ट आई है दैट इज ऑफ 500 रुपीज. तो मीनिंग क्या हुआ इसका कि रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग के बाद वो गुड क्या बन गई है, वैल्यूएबल गुड्स बन गई है. मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. तो मैन्युफैक्चरिंग हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल गुड्स. कि हमने रॉ मटेरियल लेकर उसकी प्रोसेसिंग किया और उसको किस में कन्वर्ट किया है, वैल्यूएबल गुड्स में. तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम मैन्युफैक्चरिंग. अब मैन्युफैक्चरिंग के बिना कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती. मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो हर कंट्री की एक बैकबोन की तरह होती है. पूरी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो किस पर डिपेंड करती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर. क्योंकि अगर किसी कंट्री के पास रॉ मटेरियल है और उसको इनोवेटिव ढंग से उसको यूज नहीं करना आ रहा, तो मीन्स उसके लिए वो रॉ मटेरियल क्या है, वेस्ट. तो रॉ मटेरियल को यूज करके अगर हम उसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उसी से ही कंट्री की डेवलपमेंट होती है. तो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कि मैन्युफैक्चरिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है. रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी मतलब आपको पता है मोर देन 60% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर देयर सर्वाइवल. अब क्या होगा, अब उन एग्रीकल्चर पे जो एक्स्ट्रा वर्कर्स काम करें, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में मिलती है. अब जो एक्स्ट्रा वर्कर है जिनका कोई यूज नहीं है, उन वर्कर्स को हम कहाँ ले जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ले जा सकते हैं. वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में वर्क कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर पर कम हो जाएगी और लोगों को वर्क भी मिल जाएगा. एक्सपोर्ट ब्रिंग्स मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज. अब हम क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग बल्क में कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग जब होगी तो हम फॉरेन ट्रेड भी कर सकते हैं. फॉरेन ट्रेड करके हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन मनी अर्न कर सकते हैं, जो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा. रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट. अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट होगी, इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए वर्कर्स भी चाहिए. अब वर्कर्स हम क्या ले सकते हैं, जो एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड पीपल है, उनको इन फैक्ट्रीज में क्या मिल सकता है, काम मिल सकता है और उनकी अर्निंग और उनकी लाइवलीहुड प्रॉपरली चल सकती है. यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मैंने अभी बोला आपको कि हमारी कंट्री के पास रॉ मटेरियल बहुत सारा है. अगर हमारी कंट्री के पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और रिसोर्सेज का अगर हम ढंग से यूटिलाइजेशन करते हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम ढंग से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमारे रिसोर्सेज का या क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो जाएगा. तो वो भी कंट्री के लिए क्या है, बेनिफिशियल है. उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज. अब क्या है, जिन एरियाज में इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होती है, मतलब नहीं लगाई जाती हैं, तो गवर्नमेंट वहां पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर सकती है रॉ मटेरियल के आसपास. तो क्या होगा, वो एरिया धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है तो उसके आसपास मार्केट अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाती है, लोग काम करना शुरू कर देते हैं. लोग काम करना शुरू करेंगे तो लोग वहां पर रहना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे उसका एरिया की क्या हो जाती है, प्रोग्रेस हो जाती है. फुलफिल बेसिक नीड्स मीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट ऑफ डेली नीड्स. जो हमारी डेली ज़रूरतें की चीज़ें होती हैं, डेली जो हमें हमारी नीड्स होती है उसको फुलफिल करती है. तो वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्रीज में बनती है. तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो हमारे को हमारी जो डेली नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी. तो ये स्टूडेंट्स था आपका मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्या रोल है कंट्री की इकोनॉमी में. नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर. जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रीज के बिना इनकम्प्लीट है और जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर के बिना इनकम्प्लीट है. मतलब दोनों को आप अलग नहीं कर सकते. दे मूव हैंड इन हैंड, वो साथ साथ चलते हैं. कैसे, देखो आप, ये एग्रीकल्चर है, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं. एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड करेगी, रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल किसको प्रोवाइड करेगी, इंडस्ट्रीज को.
किस चीज़ का रॉ मटेरियल आप कह सकते हैं, जैसे कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, वुड, ये सारा रॉ मटेरियल है जो कौन प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती है। अब इंडस्ट्रीज क्या प्रोवाइड करती हैं, जो एग्रीकल्चर की ज़रूरतें होती हैं, कि जो एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर करना है तो उसमें कौन कौन से इनपुट्स की ज़रूरत होती है, वो कौन प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्रीज। जैसे मशीनरी हो गई, मोटर्स, पंप्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये सारा कहाँ पर बनता है, इंडस्ट्री से बनता है। तो एग्रीकल्चर ने एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया चीजें, और इंडस्ट्रीज ने भी रॉ मटेरियल की तरह ये सारी चीजें किसको प्रोवाइड की, एग्रीकल्चर को। तो दोनों ने एक दूसरे की नीड को कंप्लीट किया है। तो अगर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड करेगी तो इंडस्ट्रीज वर्क नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज आप देखो मोर देन 80% इंडस्ट्रीज जो हैं वो किस पर डिपेंड होती है, हमारी एग्रीकल्चर पर। अगर एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल नहीं बनेगा तो जितने भी टेबल्स की फैक्ट्रीज हैं, जितने भी कपड़ों की फैक्ट्रीज हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो मेन रॉ मटेरियल कहां से जनरेट हो रहा है, एग्रीकल्चर से जनरेट हो रहा है। अब इंडस्ट्री भी वही सेम चीज प्रोवाइड करती है, सारे के सारे जो उसकी होती है इक्विपमेंट्स चाहिए होती है, वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स किससे मिल रहे हैं, इंडस्ट्रीज से मिल रहे हैं। तो उससे एग्रीकल्चर क्या हो रहा है, जल्दी। अगर हमें सारा काम मैनुअली करना पड़ गया, एग्रीकल्चर पर सारा काम हाथ से करना पड़ गया, तो हम जो फार्मर है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्रॉप्स को ग्रो करना, क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करना उसकी, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इन द मतलब आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हेल्प कर रही है चलाने में, और इंडस्ट्री किसको हेल्प कर रही है, एग्रीकल्चर को चलाने में हेल्प कर रही है। तो दोनों को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। अगर दोनों की डेवलपमेंट चाहते हैं तो दोनों को कभी भी अलग नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज विच मेड प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट। अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उससे किसको बेनिफिट होगा, विच मेड प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट। तो फैक्ट्रीज को ज्यादा बेनिफिट होगा, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर ज्यादा इनपुट्स प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्रीज को तो इंडस्ट्रीज भी प्रोडक्शन क्या करेंगी, ज्यादा करेंगी, जिससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट जरूर होगी। इट प्रोवाइड्स फूड। अब क्या करती हैं एग्रीकल्चर, क्या करता है, इट प्रोवाइड्स फूड टू द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब सारा का सारा जो फूड चाहिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स को, वो कहां से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से मिल रहा है। सबको ही मिल रहा है, इंडस्ट्रीज वर्कर्स से सबको ही फूड वहां से मिल रहा है। और वेयर एज इंडस्ट्रीज, अब मैंने इसलिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स यहाँ पर इसलिए डिफाइन किए क्योंकि हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इट प्रोवाइड्स फूड टू द इंडस्ट्रियल वर्कर्स वेयर एज इंडस्ट्रीज कैन एब्जॉर्ब सरप्लस वर्कर्स ऑफ एग्रीकल्चर। मीन्स अगर एग्रीकल्चर में लोग पहले ज्यादा काम करते थे, 60% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे इंडल्ज थे क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं था। पर अब इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई है तो लोगों को कहाँ काम मिल गया, इंडस्ट्री से मिल गया। तो एक्स्ट्रा जो सरप्लस लेबर थी जो किसमें इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, अब वो कहाँ पर जाके वर्क कर सकती है, इंडस्ट्रीज में जाके वर्क कर सकती है। तो जब एग्रीकल्चर ने बेनिफिट दिया इंडस्ट्रीज को तो इंडस्ट्रीज ने भी बेनिफिट दिया एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल को फॉर्म करना। मींस आपने जो रॉ मटेरियल दिया है उसकी वैल्यू को इंक्रीज तो फैक्ट्रीज करती हैं, पर अगर वो रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो फैक्ट्रीज क्या यूज करेंगी, कुछ भी नहीं। तो हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस है, मतलब जो सोर्स है हमारा, वो कौन है, एग्रीकल्चर है। जब तक एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड नहीं करेंगी तब तक जो हमारा इनपुट है उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो एग्रीकल्चर को हम क्या बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कि वो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब उसकी जो फॉर्मेशन है वो कहां पर जाके होगी, आफ्टर प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग कहां पर होगी, वो इंडस्ट्रीज में होगी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। तो दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, और इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो एग्रीकल्चर को नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की, लाइक इरिगेशन की, पानी की जरूरत है, रोड्स की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज करना है, कम्युनिकेशन की जो जो फैसिलिटीज हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। तो इस लेक्चर से स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल या सोर्स ऑफ कैपिटल प्रोवाइड करती है तो इंडस्ट्रीज भी एग्रीकल्चर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी पेपर में आता होता है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक्सप्लेन। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम
contribution of industry or industrial location.